अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कोविड का मसला हो या लोकस्ट का मसला हो, टिड्डी दल का मसला हो या पानी का मसला हो, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का मसला हो, बहरहाल ये चीज़ें जब ही चलती हैं जब एक हुकूमत ठीक तरीके से चले। और पार्लिमानी सिस्टम में तो हुकूमत को सबको साथ लेके चलना होता है, जब ही किस्सा सही होता है। और अगर जाहिर है कि हुकूमत और जो बाकी मेंबर्स हैं, पार्टीज़ हैं पार्लियामान में, उनकी नज़र ऑब्जेक्टिव्स पे हो। अच्छा, तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा, और फवाद चौधरी साहब जो हैं मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ही रहते हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ा अपनाया है, उन्होंने मसाइल की निशानदेही की। और ये भी कहते चलें कि इन्होंने बहरहाल प्रोग्राम में आएंगे तो जब कहेंगे, जो इन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए, बड़ा अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था बनाने का। और देखें, जब आप एक चीज़ पे जुड़ जाएं तो कर भी लेते हैं। पाकिस्तानियों में बड़ा टैलेंट है। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वेंटिलेटर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे। बट बहरहाल हमारा प्रोग्राम इस पे नहीं है, हम इस पर बात करेंगे नाजरीन कि ये सुनिए 2 दिन पहले फवाद चौधरी का पार्लियामान में। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए। अच्छा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी मुझे उम्मीद है कि अगले साल में हुकूमत में और अपोजिशन में एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होगा। जाहिर है आप भी कहेंगे बड़ी ज़बरदस्त बात है, सब कहेंगे कि भाई इसी तरह से तो गाड़ी आगे चलेगी, सही सिमत आगे चलेगी। अच्छा, ये कहा इन्होंने फवाद चौधरी ने, और फवाद चौधरी बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली इनके हवाले से कि इन्होंने पार्टी की तनकीद की, ये हुआ। बट बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं तो फिर करीब हैं तो पार्टी में भी आ गए, मिनिस्टर भी हैं। फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा उन्होंने 3 दिन में तकरीर की पार्लियामान में। तो कल उन्होंने जब तकरीर की तो उन्होंने ख़ुद भी ज़ाती तौर पे बात की रिफॉर्म की। देखिएगा वो क्या कहते हैं कि अब हम तैयार हैं सख्त से सख्त रिफॉर्म करने पे। सुनिए। नहीं हो सकता, छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं आज यहाँ आपको खड़ा होकर ये कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब भी आप चेंजेस करेंगे किसी सेक्टर के अंदर, जो लोग एक करप्ट निजाम से फायदा उठाते हैं, जिनको स्टेटस को कहता है, वो रेजिस्ट करेगा। तो कह रहे हैं कि स्टेटस को रेजिस्ट करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कह रहे हैं अब हम सख्त से सख्त जो हैं रिफॉर्म्स करने पर तैयार हैं स्टेटस को से हटके। फिर आगे जाके वो तकरीर में जरा बयान भी करते हैं कि क्या मतलब उनका रिफॉर्म, कौन से इदारे। सुनिए। हम रिफॉर्म हो, यहाँ मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम आप इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, हम ये मैं बजाय बेस्ट ऑफ टाइम्स अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। ऐसे नहीं चल सकते, आगे हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। नाज़रीन, कौन इससे इनकार कर सकता है, कौन डिसएग्री कर सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की। एंड गोइंग बैक टू व्हाट फवाद चौधरी सेड अर्लियर ऑन, उन्होंने जो कहा कि जी अब हम कॉमन मिनिमम एजेंडे पे चलेंगे। तो जाहिर है जब ये लीडर बात करें पार्लियामान में तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये जाहिर है अगर कह रहे हैं हम इतने तब्दीली लाएंगे, ये करेंगे, तो फिर ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे। और एक दिन पहले ये सुनिए उन्होंने ऑपोजिशन के हवाले से क्या कहा। पहली मर्तबा ये उन्होंने कहा कि जी मैं किसी के खिलाफ नहीं। सुनिए। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं ये कहना चाहता हूँ ऑपोजिशन को कि मैं किसी एक के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे किसी के खिलाफ कोई जाती मसले नहीं है। ये पहली तकरीर में उन्होंने कहा था। कल की तकरीर में उन्होंने ये कहा कि लगता है ये कि सबको सारा का सारा मामला जो है वो 5-6 लोगों को NRO देने का है। अब ये याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तगड़ी तकरीर शुरू में बात की, जो रिफॉर्म्स वो चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं वो आ गए NRO पे आ गए। उसके बाद आगे सुनिएगा बिलावल भुट्टो के हवाले से क्या कहते हैं। अब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो ये अफसोस की बात है। अब वो बिलावल भुट्टो की वो नकल उतार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई बात। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और इतना रिफॉर्म की बात करें जो द कंट्री नीड्स बैडली,
और कर सकते हैं, पार्लियामान में सबको लेके साथ चलें। बहरहाल नाज़रीन, ये कुछ इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे, और इससे पहले हम गैस की तरफ जाएं, हम चाहेंगे कि ये आपको सुना दें। एक तो खैर शहबाज शरीफ साहब भी जब आए लंदन से तो उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर चलेंगे, कोविड पर काम करेंगे, और हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वी आर विद यू। और आपको याद है वो APC जो नुमा चीज़ जो हुई ऑनलाइन, उस पर वो बैठे भी बिलावल भुट्टो भी थे, वो भी थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी तकरीर करके चले गए। ये सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था जब ये कोविड का मसला शुरू हुआ था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या कहा। जिनका इस वबा का पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्व फ्लैटन हो रहा है, हमारा कोविड केसेस तो कम हो रहे हैं, हमारे अमवात कम हो रहे हैं। ये सफ़ेद झूठ है। आपका जो कर्व है वो सिर्फ तब फ्लैटन होता अगर आप कुछ कदम उठाते उस कर्व को फ्लैटन करने। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, सुनिएगा कि उन्होंने कहा आप हमारे प्राइम मिनिस्टर और हम आपके साथ खड़े हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आप चले, हम आपके साथ चलेंगे। और फिर आप सुनिएगा कि आज इन्होंने लाहौर में क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नहीं, उनके साथ हम नहीं चल सकते और अब हम जाएंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। सुनिएगा आज की, अगर वो हुकूमत की तरफ से वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम मजबूर हो जाएंगे, अजवार मजबूर हो जाएंगे कि इस सूरत हाल में भी एक ग्लोबल वबा के दौरान उनको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। इस वज़ीर आज़म को, इस कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब ये एक और बात है कि वज़ीर आज़म को निकाल के फेंकना पड़ेगा, कौन निकालेगा, क्या होगा, ये भी मालूम है। सड़कों पे आने भी नहीं वाले कोई, लेकिन बहरहाल तनकीद की इस इंतहा पे पहुंच गए। और शुरू में क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे, इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूंगा, उससे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो लीड करेगा इस मुश्किल वक्त में। मैं इन पर तनकीद नहीं करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लीड करेंगे इस मुश्किल वक्त पे। तो खैर वहां से शुरू के कहाँ हम आके खड़े हो गए। हमारे साथ है नाज़रीन फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शुक्रिया फवाद प्रोग्राम में आने का। साथ इनके तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर हैं और बड़ी इनकी गहरी नज़र है, ये सोच विचार करते हैं इश्यूज़ पर, और हमें बाद में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के, लेकिन इस वक्त तो हम इन दोनों के साथ डिस्कशन करते हैं। फवाद, आप ज़रा बताइएगा, अभी आपने सुना भी प्राइम मिनिस्टर के भी शॉर्ट्स और फिर उसके बाद जो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, आपने जब ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस साल में, अगले में हम मिल के मिनिमम एजेंडा करेंगे, डिटर्मिन करके कॉमन एजेंडा और चलेंगे आगे, तो आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं? आपको कोई आपकी पार्टी की लीडरशिप में ये सोच है कि अब सबको साथ लेके चलना है, ये किस बेसिस पे आप कह रहे थे? देखिए, आपने अभी दो तकरीर दिखाई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की। एक तकरीर जो 2 दिन पहले की थी उन्होंने, एक तकरीर जो उन्होंने कल की, एक तकरीर 3 दिन पहले की थी। अब इस जो पहली तकरीर थी उसमें आपको वाज़े तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का एजेंडा नजर आता है। और इससे पहले भी जब पहली स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में, जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ के बाद जब वो तशरीफ लाए थे, उस वक्त भी जो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब से हाथ में लाया था और साथ ये कहा था कि इलेक्शन रिगिंग के ऊपर कमेटी बना देते हैं और इसके बाद जो है वो चलते हैं। मसला ये है, अपोजिशन में भी कुछ लोग जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो जो लाइन देते हैं फिर उसका जवाब आता है। प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। देखिए, लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है, अपनी अपनी बात होती है। मेरा जो कहने का मकसद ये था, देखिए तनकीद तो नहीं रुकनी, अपोजिशन के जो बातें हैं वो अपोजिशन करेगी, गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट करेगी। हम एक पार्टी तो नहीं होंगे ना, हम तो डिफरेंट पार्टी है ना ही। पाकिस्तान में 1 पार्टी सिस्टम है और बहुत सख्त तनकीद जो है वो एक दूसरे के ऊपर जारी रहेगी। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है दुनिया में जहां जहां पर जमहूरियत है। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बुश का और एल गोर का इलेक्शन हुआ था और बहुत कम फर्क था और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट बुश के हक में फैसला दिया, तो प्रेसिडेंट एल गोर जो थे उन्होंने ये कहा कि मैं इस फैसले को चैलेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इससे जमहूरियत अमेरिका में जो है उसका मुस्तकबिल मखदूश हो जाएगा और हमारे तरफ डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो भी सोसाइटी, जो सिविलाइज सोसाइटी होती है, उसमें बड़े इश्यूज के ऊपर, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं,
अब मैं ये कहता हूं कि हमें अपने झगड़े भी जारी रखने चाहिए, तनकीद भी जारी रखने चाहिए, लेकिन जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं मिसाल के तौर के ऊपर एहतसाब का एक काबिल अमल और काबिल जिसको आम का एतबार हो वो निज़ाम बनाना है। इसी तरीके से जो आपका NFC अवार्ड में और इस तरह से जो प्रोविंशियल डेवोल्यूशंस हैं उनके ऊपर ये जो बड़े मामलात हैं इनके ऊपर तो हमें एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए और उसको जो है हम 18वीं तरमीम में हो या NFC अवार्ड में हो या ये जो बुनियादी अमेंडमेंट्स हैं इनके ऊपर और उसके बाद हमें एक दूसरे पे तनकीद जारी रखें, बिल्कुल मसला नहीं। ठीक, आप कह रहे हैं जो बड़ी मोटी चीजें उस पर एक अग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंसस, और आगे चलेंगे उसके बाद हुकूमत चलेगी, साथ साथ तनकीद भी है, साथ साथ एक प्रोएक्टिव तरीके से पॉजिटिव चीजों पे भी चलेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब से कहेंगे वो क्या कहते हैं इस पर कि जी ये जो कह रहे हैं कि जी अपनी झगड़े जारी रखें, ये कुछ मोटी मोटी चीजें, अहम चीजें, इस पर भी शुड बी वन आफ्टर द ब्रेक। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात ये कर रहे हैं कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था पार्लियामान में कि जी मिनिमम एजेंडा बनाएंगे अगले साल में, ये मिनिमम एजेंडे पे हम सब मिलकर साथ चलेंगे। तो मुसद्दिक मलिक साहब सब मिलकर साथ चलेंगे और ये कह रहे हैं कि जी हर जमहूरियत में ये होता है कि मिनिमम कुछ होता है एजेंडा मोटी मोटी चीज़ों पे, तो आपको नज़र आ रहा है ये कंसेंसस बनता हुआ इस साल में? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है, किसी भी जमहूरियत के अंदर मिनिमम कंसेंसस जो है वो यही होता है कि हम ऑपोजिशन उसको अवाम के नुक्ता नज़र से देखेगी, हुकूमत उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नुक्ता नज़र से देखेगी और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिसीज़ बेहतर हों। ये मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं ना कि साथ नोक झोंक भी चलेगी, ऑपोजिशन भी चलेगी, लेकिन हम सब जो हैं वो गामजन होंगे उस रास्ते पे जो मुल्क की तरक्की की तरफ जाता है। तो यहाँ तक तो मैं फवाद साहब के साथ हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादातर, आपको मालूम है, फवाद साहब के साथ ही रहता हूँ, कभी कभी हटता हूँ सिर्फ। दूसरी मगर जो मुझे पता, वैसे भी ऑन एयर एंड ऑफ एयर भी आप साथ ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी। देखिए, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये कि मैं आपको याद करवाऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की थी पार्लियामान में तो उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी उन्होंने। फिर आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जब कश्मीर का भी मामला हुआ, और उसके बाद भी वो 1-2 मरतबा ये बात कर चुके हैं। ये सारी मस्बत चीज़ें थी। अब इन मस्बत चीज़ों का जवाब क्या मिला, वो आपको एक तरह से, अगर आप वाकई एक क्रिटिकल नज़र डालना चाहती हैं पाकिस्तान की सियासत पे, तो आपको देखना होगा कि पिछले 20 महीने में इन तमाम ओवरचर्स का जो अपोजिशन ने की हैं उनका क्या जवाब दिया गया। अवाम को ये बावर करवाया गया कि ये असल में NRO मांग रहे हैं। जब ये कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी या कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, इसका मतलब होता है कि ये कमजोर हैं, इनको NRO चाहिए, ये केसेस से निकलना चाहते हैं। तो उसके फिर जवाब में ताकते हैं, वो कहती नहीं भाई, तुम्हें नहीं काम करना तो तुम मत करो। यानी अगर तुमने इसको इस तरह इंटरप्रेट करना है तो फिर तुम चलाओ जिस तरह हुकूमत चलती है, ऑर्डिनेंसेस के जरिए एक दिन में 20-20 ऑर्डिनेंसेस लाओ, जो भी तुम्हारे दिल में आती है उस तरह चलाओ, क्योंकि जमहूरी निज़ाम तो ऐसे नहीं चल सकता है कि जो अगर हेड्स भी आए तो मेरा और टेल्स भी आए तो मेरी, ये नहीं हो सकता है। अगर मिल के काम करना है तो फिर मिल के काम करना होगा, और जब कोई आप कहें मिल के काम करना है तो वो मिल के काम करना है, और जब आपकी ऑपोजिशन कहे मिल के काम करना है तो वो कमजोरी और NRO है। अब ये पिछली 2 तकरीरें आप देखिए, जरा उससे पहले मैं आता हूँ। अब चलें उस बात को छोड़ दें, ये तो पुरानी बातें हैं, और चौधरी साहब ने बड़ी बस मस्बत बात की है, एंड आई होप कि हम उस डायरेक्शन में जाएं। लेकिन जो पहले जो जवाब मिल रहा था और अब जो जवाब मिल रहा है उसमें फ़र्क क्या है, मैं ज़रा वो आपको बताना चाहता हूँ। फ़र्क ये है, आप ज़रा वो फैसल बावडा साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी काबीना में, ज़रा उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब, या फवाद को तो खैर आप ना पूछें, किसी और से पूछें, या आपको खुद मालूम है कि क्या हुआ है वहाँ पे। उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि वज़ीर आज़म, पलक नहीं झपकनी, पलक झपकेंगे तो ये 2 बैठे हुए विंग्स के अंदर, इनकी आपके तख्त पे नज़र है और तख्त उल्टा देंगे ये आपका, और ये इंट्रीग्स कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको चुप करवाया, कहा मेरे कमरे में आ जाओ, वहाँ चल के बात करते हैं। अच्छा, फिर आप उस बात को अकेले ना देखिए, आप राजा साहब, जो वो क्या नाम है उनका, जो फैसलाबाद से हैं, राजा रियाज साहब शायद, उनकी गुफ्तगू सुने, और जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी शोर डाला है वो सुने। फवाद ने भी तनकीद की एक दफ़ा हुकूमत पे, और मस्बत तनकीद की कि देखें आपने ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं ये हमारी पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर देंगे।
इनको समझ नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होती है, वहां पे कैसे खर्चा करना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द का मुदावा कैसे करना पड़ता है। ये ग्राफ बनाते हैं और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तबाह कर देते हैं, चाहे वो तेल की कीमत हो, आटे की कीमत हो, चीनी की कीमत हो। तो ये भी देखिए, फिर आप MQM का बयान देखें, फिर आप दीगर जो पार्टियां हैं वो क्यू लीग का कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, कभी नाराजगी, फिर आप मैंगल साहब की गुफ्तगू सुने तो बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि तकरीबन हर एक इस बात पे यकीन उसको हो गया है कि ये किश्ती अब भंवर में फंस गई है और इमरान खान साहब जो हैं वो डूब रहे हैं और हर एक अपने आप को उनसे थोड़ा सा डिस्टेंट कर रहा है। अब बात ये है ये किसको यकीन हो गया? आप कह रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर को यकीन हो गया? देखिए नहीं, मैं वो भी उस तरफ आ रहा हूं। पहले मैंने ये कहा कि जो उनके जिनके साथ इल्हाक है वो अपने आप को अलग कर दें। फिर मैंने कहा कि पार्टी के अंदर आप देख लें, फैसल बावडा साहब की जो गुफ्तगू थी उस पर जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पार्टी के अंदर लोग भी समझ रहे हैं कि हमारी बारी शायद आ जाए, शायद हमारी आने वाली है बारी, और साजिशों का जिक्र हुआ, 2 लोगों के नाम लिए गए। अब वजीर आजम ने खुद भी ये जो -1 की बात की है, ये क्या गुफ्तगू की है कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने? साथ में अच्छा ये पूछते हैं फवाद से, लेट्स गो टू फवाद ऑन दिस, लेट्स गो टू फवाद ऑन दिस। फवाद, ठीक गॉट योर पॉइंट। अच्छा फवाद, 2 चीजें हैं, एक तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का हर चीज को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, ये भाई एक सेकंड टियर के लड़ते हैं आपस में, ये वो तो अपनी जगह है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब एक अपने एजेंडे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी इट और अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तो उसी वक्त कहते हैं कि जी ये सारा शोर है, ये बस ही इज रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू के 6-7 लोग NRO मांग रहे हैं और तो अगर NRO मांगेंगे सब मसला हल हो जाएगा। फवाद, आपको लगता है कि बात कोई ऐसी है, और अगर ऐसी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना जचता है? देखिए, पहली बात यह है कि ये बात मैं इससे एग्री नहीं करता जो इस वक्त मलक साहब ने की है। पहली बात तो ये देखिए कि ये हकीकत है कि अपोजिशन के अंदर ये नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप ये कहें कि हुकूमत तो अच्छी बातें करती रहेगी, अपोजिशन जो है वो रोज आके बातें करेगी और उसका जवाब नहीं आएगा, ये नहीं होता। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अपोजिशन के वो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं उनको आप देखेंगे तो वो कभी और बात कोई नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हमारे खिलाफ केसेस जो हैं उनको आप किसी तौर के ऊपर ठिकाने लगाएं। वो अगर तमाम असम्बली में भी तकरीर करेंगे, वो आएंगे, वो टोटल यही तकरीर करेंगे कि हमारा ये केस है, हम पे ये बना दिया, हम पे ये कर दिया, और वो पूरे आकर के सिर्फ उनका यही होता है कि नायब ने ये कर दिया, वो कर दिया, और कोई उनका कोई बड़ा एजेंडा जो है वो नहीं होता। और ये ठीक है, एक नेचुरल बात भी, अगर मैं फंसा हुआ हूं तो मैं अपनी बात ही करूंगा, मैं तो, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप नैरो डाउन कर देते हैं उस मसले, और ये नैरो डाउन नहीं हो सकता। देखिए, बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए इस बात के ऊपर मानना कि आप हमें जो है हमारे केसेस के ऊपर बात ना करें, हमें वो याद ना कराएं, या जो हमने किया है वो ना करें, क्योंकि सारी कैंपेनें इस पे बिल्ड हुई थी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा अपोजिशन को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने केसेस को, उन्होंने अदालतों में लड़ना है, वो पॉलिटिक्स में या रोजाना आके पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते। राजा परवेज अशरफ साहब ने लड़ा है केस, एक काफी तवील रसा लड़ा है, अदालत से बरी हो गए हैं। इसी तरह से PMLN को भी अपनी स्ट्रेटजी अदालतों के लिए बनानी चाहिए। अगर वो हर वक्त आके पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करेंगे अपने केसेस के लिए, फिर उधर से जवाब आएगा, जब उधर से जवाब आता है फिर ये परेशान हो जाते हैं। सो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मेरा, अच्छा आपको लगता है कि केसेस पे फवाद केसेस पर तो हर वक्त बात हमें नहीं लगता होती, यानी कि ये अपना तो एजेंडा भी लेके आते हैं और फिर आपकी पार्टी के लोग तो बाकायदा लगता है कि वो ट्रायल हो रही है, मीडिया में बताते हैं अब ये जाएगा अंदर, अब वो आएगा बाहर। आपको लगता नहीं कि, और वैसे भी ऑपोजिशन तो अपना करती है, हर ऑपोजिशन का ये काम होता है, एक्चुअली जो टोन सेट करना है वो जो गवर्नमेंट होती है उसको नहीं टोन सेट करना होता। आपको नहीं लगता? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इस पर राय लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम कॉमन एजेंडा अगर करना इस तरह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पॉसिबल, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है। बात इस वक्त कर रहे हैं लीडरशिप का क्या रोल है। हुकूमत
पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है इसकी? फवाद बताएं, यानी कि आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ये वो बिलावल की नकल उतारना, यानी कि इनका विजन देखें किधर ये ले जाना चाहते हैं? डू यू थिंक दिस इज बिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर फवाद? मैं तो फ्रैंकली समझता हूँ बिलावल भुट्टो इमरान खान के पाए के लीडर नहीं है और इमरान खान को उनकी बातों के ऊपर उनको जवाब देना नहीं चाहिए, उनका लेवल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है या जो भी बात है, देखिए आप अपोजिशन के वजूद को तो मान के गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट के जो हैसियत है उसको मान के अपोजिशन को चलना पड़ेगा। ऐसे ही डेमोक्रेसी चलती है। अगर अपोजिशन पहले दिन ये ठान ले कि नहीं हमने उनके पांव से उलझ के लाजमन जो है वो हमने हर वक्त जो है वो यही बातें करते रहना है और उनको करना है, तो जाहिर है। अभी दूसरी बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता जो आपने आगे कहा कि नहीं अपोजिशन तो यही करके आती है। कोई दुनिया में अपोजिशन ऐसे काम नहीं करती जैसे पाकिस्तान में करती है। दुनिया में मिसाल के तौर के ऊपर बजट है, बजट पर डिबेट्स इस तरह थोड़ी होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होती है कि खड़ा हो गया कहा कि हर मिनिस्ट्री जो है उसकी कट मोशन 0 कर दो। दुनिया में ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स पेश करती है अपोजिशन कि देखिए इनका जो एम्फेसिस है हेल्थ के ऊपर, बजट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कम है। हम होते तो हमारा डिफेंस का बजट इतना होता, हेल्थ का बजट इतना होता और इतना होता, और उसकी ये रीजनिंग है। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम हमारा तो कभी कभी को पेश ही नहीं हुआ। कोविड के ऊपर मसलन आप देख लें, कोविड के ऊपर अपोजिशन की क्या प्लान है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के अलावा जिन्होंने सेनेट में एक तकरीर की, लेकिन एक पूरा प्रॉपर दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और ये इसकी वजह बुनियादी है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही मॉडर्न लाइंस पे एस्टैब्लिश नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज मॉडर्न लाइन पे एस्टैब्लिश होती हैं, वो हर पॉलिसी के ऊपर अपने पॉलिसी पेपर्स बनाती हैं और वो फिर अपने मीडिया को भी सामने पेश करती हैं, वो लोगों में डिस्कशन पे रखती हैं ताकि एक हेल्दी डिबेट जनरेट हो सके। हमारे यहाँ तो बस पार्लियामेंट यही रह गया आके वो हल्ला कर ले, ये हल्ला जवाब दे, हल्ला खैर चल। जी बताइए मुसद्दिक, आप क्या कहते हैं, ये जो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत होगी? क्योंकि इस वक्त तो माहौल ऐसा नहीं लग रहा। मुसद्दिक, देखिए पहली बात तो ये कि सियासत को थोड़ा सा डीपोलराइज और डीपर्सनलाइज करना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके बगैर ये बात नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि फवाद साहब कहें कि हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपोजिशन के लोगों के लीडर्स के मजाक उड़ाएं, और कल भी उन्होंने फिर दोबारा से NRO पे बात की है। इसका मतलब है कि अगर हम इनसे बात करें तो इसका मतलब हम NRO ले रहे हैं, तो फिर इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम इनसे बात ना करें। तो ये तो फैसला प्राइम मिनिस्टर को करना होगा। एक दिन वो कहते हैं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगले दिन आके बड़ी तल्ख बातें करते हैं, सख्त कलामी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, NRO का जिक्र करते हैं। तो वजीर आजम को स्किज़ोफ्रेनिया, सियासी स्किज़ोफ्रेनिया से निकलना होगा और अपना माइंड मेकअप करना होगा कि वो बात ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। जहाँ पे दूसरी बात है जो माफियाज का उन्होंने जिक्र किया और फवाद भाई ने भी कहा कि भाई ये अपने अपने केसेस के सिर्फ चक्कर में, देखें इंसान की जिंदगी में जो चीज़ उसको कामयाब करती है वही उसकी नाकामी का बाइस बनती है। क्योंकि कंटेनर पॉलिटिक्स ने इमरान खान साहब को कामयाब किया, वो कंटेनर से उतर नहीं रहे। अब हुआ ये है कि पहले वो सिर्फ ये कहते थे कि जो अपोजिशन है वो है माफिया, सिर्फ उसका जिक्र करते थे, ये चोर हैं, ये माफिया है, इनको हटा दें मुल्क ठीक हो जाएगा। अब जहां पे उनको नाकामी होती है वहां पे वो माफिया कह देते हैं। चीनी उन्होंने कहा जी माफिया है, जहांगीर तरीन साहब उसकी जद में आए, चलें कोई बात नहीं। आटा महंगा हो गया, उन्होंने कहा माफिया है। पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया तो मुल्क से पूरे से गायब हो गया, उन्होंने कहा माफिया है। पेट्रोल ओवरनाइट महंगा कर दिया, लोगों ने 300 अरब एक रात में कमा लिया, हमने तनकीद की, उन्होंने कहा माफिया है। अस्पतालों में बिस्तर खत्म होते हैं तो अस्पताल माफिया है, स्कूल नहीं चलते तो स्कूल माफिया है, अदविया की कीमत बढ़ जाती है तो दवासाज कंपनियों का माफिया है। अगर बिजली नहीं आती, 5 घंटे लाहौर में लोड शेडिंग हो रही फेज 8 में, 5 घंटे एक दिन में परसों हुई लोड शेडिंग, तो वो कहते हैं कि IPPs का माफिया है। देखिए बात ये है कि माँ सिवा उन अनइलेक्टेड 4-5 लोगों को जिनकी वो बात सुन के मुल्क को आगे बढ़ा रहे, कौन माफिया नहीं है? अगर सभी माफिया हैं और माँ सिवा इमरान खान और 5-7 लोगों के सब लोग चोर हैं और मुल्क से निजात दिलवानी है, तो फिर कोई एक आइलैंड उनको लेना चाहिए जहां पे 8-10 अनइलेक्टेड मेंबर्स के साथ जाके अपनी सल्तनत कायम करें और सिर्फ वहीं पे
कोई ऐसे लोग 5-10 लाएं जिनको पर ये हुक्मरानी कर सकें जो उनके मयार पे पूरे उतरे। पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, परचून का काम करते हैं, ट्रेडर्स हैं, हर एक अगर माफिया है तो मुल्क कैसे चलेगा? ये मेरा दूसरा नुकता है कि जिस चीज़ ने उन्हें कामयाब किया वो उसी की जद में आ गए और हर एक को वो मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मुल्क नहीं चला पाएंगे, इकॉनमी कैसे चलाएंगे? यही तो इदारे हैं इकॉनमी जिन्होंने, यही तो लोग हैं, यही तो वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने इकॉनमी चलानी है। आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये है कि अभी उन्होंने रिफॉर्म की बात की और कहा कि जैसे हम चल रहे थे वैसे नहीं चल सकते। देखें, खान साहब 5 साल के लिए आए हैं, 2 साल गुजर गए। 2 साल में जब इकोनॉमी गिर रही थी और 6% से 5 पे आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 से 4.5 पे आई, कुछ नहीं किया। 4 पे आई, नहीं किया। 3 पे आई, नहीं किया। 1 पे आई, 1.9 पे पिछले साल आई, नहीं किया। अब इस साल भी 1.9 पे थी कोरोना वायरस से पहले, नहीं किया। अब मनफी में चली गई है, तो अब क्या करने लगे हैं? देखिए ना पुलिस रिफॉर्म की, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। आपने भी डेवोल्यूशन का, लोकल बॉडीज का जिक्र किया और मेरे भाई ने भी किया और ये अक्सर जिक्र करते हैं, इनके दिल के बड़ी करीब है फवाद साहब के। लेकिन इलेक्टेड आपने जो पंजाब की लोकल बॉडीज थी, इलेक्टेड जमहूरी तरीके से उनको डिसॉल्व कर दिया। आप कोई नया ले आते, पहले फ्रेमवर्क, नया इलेक्शन करवा लेते, फिर उनको डिसॉल्व करते। इस वक्त 3 सूबों में आपकी हुक्मरानी है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, केपी में है, तीनों जगह पे लोकल बॉडीज, गालिबन सिंध में है जहां पे। अच्छा, पंजाब के हवाले से मुसद्दिक, अगर आप इजाजत दें मुझे, आपने पंजाब के हवाले से बात की, तो पंजाब का हम आपको क्लिप दिखाना चाहते हैं। ये चौधरी सरवर साहब ने एक्सक्लूसिव जो एक इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल को, सुनिएगा क्या कहते हैं वो पंजाब में बुज़दार साहब के हवाले से। किसी भी सूबे का जो चलाना है वो वजीर आला ने चलाना है, अकाउंटेबल भी वो है और इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ, इख्तियार जो हैं वो उसके पास होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी पावर, मैं गवर्नर पिछली दफ़ा भी रहा हूँ, जितनी पावर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को दी है उतनी पावर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं दी हुई थी। इतनी पावर कह रहे हैं फवाद, इतनी पावर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं दी। अगर इतनी पावर दिया इमरान खान ने, और यकीनन इमरान खान का स्टाइल ये है, अगर दिया उन्होंने इतनी पावर, तो फिर पावर का नतीजा क्यों नहीं नजर आ रहा? यानी कि वो उस एक्सरसाइज ऑफ पावर में कोई गवर्नेंस पंजाब में बेहतर तो नहीं हुई, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं हुई, शिकायत का ही अंबार लगा होता है पंजाब में। देखिए, फ्रेंकली बात यह है कि ये एक हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नेंस रिफॉर्म है, ये एक पूरा पैकेज है। ये इसमें कोई पंजाब का या सिंध का या बलूचिस्तान का मसला नहीं है। मसला ये है कि इन्होंने ये किया है कि जो पाकिस्तान में जो फंडामेंटल मिस्टेक हुई है वो ये हुई कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत जबरदस्त उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्रोविंशियल पावर डिवॉल्व कर दी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने सेंटर से पावर डिवॉल्व नहीं की प्रोविंसेस के ऊपर। अब 18वीं तरमीम ने आकर के सेंटर से पावर डिवॉल्व कर दी सूबों पे, बट सूबों ने सारी डिस्ट्रिक्ट्स की पावर खुद ले ली, जिसकी वजह से हमारे जो तमाम इस वक्त जो गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं ना, देखिए ना, आम आदमी का किससे ताल्लुक होगा? उनको पुलिस से ताल्लुक है, लाइसेंस बनवाना है, उन्होंने थोड़ा बहुत खाने से, बिल्कुल सेहत है, ये सारे प्रोविंशियल इश्यूज हैं। अब प्रोविंशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं हो सकते जब तक आप आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और आज काबीना में मुझे बड़ी खुशी है कि आज बड़ी इस पर सीर हासिल बातचीत हुई, और मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सजेस्ट किया कि हमें NFC अवार्ड को आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ना चाहिए। सूबे इतना पैसा नीचे ले जाते हैं और उसके बाद वो प्रिवेंशन से अवार्ड नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा काबीना में आज इसके ऊपर अच्छा एक रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस जानब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, काबीना की बात की अपने फवाद, ये बताएं कि रोजवेल्ट होटल की सेल पे असल फैक्ट्स क्या हैं? क्योंकि सर्कुलर जो एक मीटिंग का था वो तो सब आपने देख लिया सोशल मीडिया पे। रोजवेल्ट होटल को बेचने जा रही है गवर्नमेंट। देखिए, मैंने आज काबीना में इस पे कैटेगरिकल बात जो है वो हुई है, और उसमें जो है वो ये बात कैटेगरिकली कही गई है कि ऐसा कोई बात जो है वो एजेंडे पे नहीं है, सेल एजेंडे पे नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, तो इससे पहले कि यू लीव द प्रोग्राम, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर अपने अगर एजेंडे की बात करें और बड़े रिफॉर्म की बात करें, उनका कोई इरादा है कि पार्लियामान में बैठ के औरों की तकारीर भी सुने, या यही करते रहेंगे, आए अपनी बात की और चले गए?
तकरीर सुन के क्या करनी है, वहां क्या तकरीरें होती हैं? मतलब ख्वाजा आसिफ साहब क्या वो तकरीरें उठा के देख लें या पटेल साहब को उठा के देख लें, क्यों पीएम को सुने? मतलब ये क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या जिद है कि हमारी तकरीरें पर बैठ के सुने या बैठ के सुने। इशू ये है कि मुझे आप बताइए, उन्होंने कहा था ना, आपको याद है कि आपके स्पीकर ने कहा था कि हर बुध को आएंगे और आके क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठेंगे। आपको याद है कि उन्होंने कहा था? वो क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो तकरीरें नहीं थी। क्वेश्चन आंसर सेशन में ये हुआ कि जो बिल पास किया गवर्नमेंट ने, जो पेश किया, उसको अपोजिशन ने ब्लॉक कर दिया, और उसमें जो रूल्स अमेंडमेंट आनी थी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, वो अपोजिशन ने अभी तक रोका हुआ है। आई होप इसको अपोजिशन क्लियर करे ताकि वो आ सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ फवाद। नाजरीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ कुंडी साहब भी होंगे और मुसद्दिक मलिक साहब भी होंगे। ऑपोजिशन से पूछते हैं फिर इनकी क्या व्यूज हैं इस पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम इस पर कर रहे थे कि जो मिनिमम कॉमन एजेंडे की बात की फवाद चौधरी साहब ने, आपने सुना भी उनकी जुबानी कि सवाल यह है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है उसके लिए तो ज़ाहिर है माहौल भी बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब, वो माहौल तो हमें नहीं लगता बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि आज बिलावल भुट्टो ने ये ज़रूर कहा कि जी अवाम बाहर सड़कों पे निकलेगी। अवाम सड़कों पे तो निकलती नज़र नहीं आती हमें, लेकिन ये एपीसी की बात हो रही है। ज़रा बताइए हमें कि ये एपीसी क्या जहन में ऑपोजिशन के, क्या करेंगे एपीसी? और एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत ऐसी है अभी कि एपीसी कोई यानी कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में मुनक्कद कर पाएंगे आप लोग? पहले अल्लाह उनको सेहतयाब करे। आपको मालूम है वो कैंसर पेशेंट हैं और उसके बाद कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानी है, सबको परेशानी, उनके घर वालों को भी, उन्हें भी है। तो अल्लाह उनको सेहत दे। जब सेहतयाब होंगे तो ज़रूर शिरकत करेंगे, जी क्यों नहीं करेंगे। और अब देखिए बात यह है कि हम एपीसी में क्या डिस्कस करेंगे, ज़रा इस पर बात किए लेते हैं। मैं इसको ज़रा बॉटम अप लेके चलूँगा, आऊँगा वहीं पे जो सवाल आपने पूछा। आप क्या किस चीज़ पे बात नहीं करेंगे? यानी लोगों की खड़ी फसलें टिड्डी दल ने तबाह कर दी। आप बताइए क्या करें? हम खामोशी से बैठे रहें, कोई बात ना करें इसके ऊपर? लोगों की जरिया मुआश तबाह हो गए। आप कोरोना वायरस की हैंडलिंग देखिए, वो क्या खूब पर्दा है, बल्कि इससे भी बेहतर वो खूब पर्दे वाला शेर छोड़ें कि जी से तंग हो है दाग तो जीते क्यों? जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। रोज सुबह खड़े होके कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे लॉकडाउन, सारा लाहौर बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी। कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी कहते हैं लगा हुआ है, कभी कहते हैं नहीं लगा हुआ। एक हौज पौज है। इस हौज पौज पॉलिसी की जद के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगले साल खत्म होने से पहले 25, 30, 40 हजार लोग जो हैं वो मर सकते हैं। तो हम क्या करें? बस बैठ के 4,500 लोग मर चुके हैं, हम तमाशा देखते रहें? टिड्डी दल पे भी तमाशा देखते रहें और कोरोना वायरस पे भी तमाशा देखते रहें? लोगों के रोजगार चले गए। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में बताया 6% पे इकॉनमी छोड़ी। पहले साल में 1.9 पे आ गई, इस साल भी 1.9 पे थी उससे कोरोना वायरस से पहले, और अब मनफी में आ गई। तो लोगों के रोजगार चले गए। हम क्या करें? हम बैठे रहें? महंगाई की आप शरह देखें, हमने 4% पे छोड़ी। ये महंगाई को लेके बढ़ते 14 पे एपीसी से क्या हासिल करेंगे? जरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, वेरी क्विकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, उसके थ्रू क्या करेंगे? देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ये होते हैं कि जो अवाम का नुक्ता नजर है वो हम पेश करें। हमें ये लगता है, मुझे ये लगता है, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा, कि अगर सियासी जमातें इस वक्त लीडरशिप में नहीं आई ऑपोजिशन की तो इस मुल्क के अंदर केओस पैदा हो जाएगा। जब लोगों को उम्मीद हो कि हाँ हमारी ऑपोजिशन हमारा मुकदमा लेके चल रही है तो फिर वो चीजों को अपने हाथ में नहीं लेते। मुझे लगता है ये जिस तरह ये इकॉनमी चला रहे हैं, जिस तरह ये कोरोना चला रहे हैं, जिस तरह ये ज़राअत चला रहे हैं टिड्डी दल के हवाले से, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, अगर ऑपोजिशन अपना रोल नहीं प्ले करेगी तो ये पूरे मुल्क के अंदर आपको केओस एक साल में नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ऑपोजिशन का हक है, फर्ज है कि वो मुसद्दिक मलिक साहब, आपने गैलप पोल का देखा था ना जो रिजल्ट आया था? गैलप पोल का जो 2 हफ्ते पहले मंसूर अली खान ने कोट किया था कि कोई 70% या 65% लोग खुश हैं उससे जिस तरीके से हुकूमत हैंडल कर रही है सिचुएशन को। आपने देखा था वो गैलप पोल? अगर देखिए मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप जो कह रही हैं तो बहुत अच्छा है। आप अवाम से पूछें, हमें जो लोग हैं वो गिरबान से पकड़ते हैं,
लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई है। अगर आप समझती हैं, या गैलप पोल समझता, आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कि लोग बहुत खुश है, फिर तो कोई मसला नहीं। गैलप पोल हम नहीं, मैं तो क्या कोट कर रही हूं। जी मैं वही कह रहा हूं। तो हमें फिर क्या मसला है? फिर तो इमरान खान साहब को जश्न मनाना चाहिए। ये जो आपके सामने आया है बजट, आप खुदा के वास्ते देखें कि हम 1000 अरब का तरक्याती मंसूबे छोड़ के गए थे, इन्होंने 515 अरब के कर दिए। इन्होंने फैटफ के कहने पे और ये अपनी IMF के कहने के ऊपर ये जो परमानेंट टैक्स एग्जम्पशन थी, लम्स की, वो खत्म कर दी। जो बड़े बड़े इदारे हैं, इनका अपना इदारा है शौकत खानम, लेकिन ये तो मुकैयद हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, मुकैयद हो गए हैं IMF के। और हमारे लीडरान उनकी तारीफें भी टेलीविजन पे आके रोज करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जी सबको जाना पड़ा है ऑन एंड ऑफ IMF। अनफॉर्चुनेटली मुसद्दिक मलिक साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। एक ये सवाल आखिरी, वेरी क्विक, मुझे ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ साहब खुदा करे बहुत जल्द सेहत याब हो, लेकिन अगर अगले 2-3 हफ्ते में लगा के वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो फिर जो APC आप प्लान करें, इसका मतलब वो आगे यानी कि जुलाई के आखिर में, अगस्त में होगी? नहीं, मेरा ख्याल है जी अल्लाह उनको सेहत याब करे। आपको पता है कोरोना का एक खास साइकिल